गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं आपको वर्णमाला का जो फर्स्ट भाग था उसमें मैंने आपको बताया था स्वर, और आज हम आपके साथ वर्णमाला का जो भाग 2 है उसके साथ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि भाग 1 में था आपका स्वर, और भाग 2 में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। हम जो आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं उसमें आपको जो चैनल है हमारा वो है द्रोणा ट्यूटर। उसे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, शेयर भी करें, जिससे कि आपको और नई वीडियोस आपके फ्रेंड्स को मिलती रहें। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा व्यंजन। व्यंजन में हम आपको बताएंगे कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन सबका उच्चारण स्थान क्या है, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो पूछे गए हैं अब तक, जितने भी क्वेश्चंस हैं वर्णमाला में व्यंजनों के, वो कौन कौन से पूछे गए उन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो विषय है वो आपका व्यंजन। आज हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। देखिए, व्यंजन सबसे पहले व्यंजन के बारे में हम जानेंगे, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो जब तक परिभाषा हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं बता पाएंगे किसी को। तो व्यंजन की जो परिभाषा होती है उसे सुन लीजिए। व्यंजन की परिभाषा होती है वे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता होती है, यानी जिनका उच्चारण हम बिना स्वरों के नहीं कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं साफ साफ, जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं व्यंजन। जैसे कि आपका क एक व्यंजन है, लेकिन इसको हम बगैर स्वरों की सहायता के नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले वर्ण, अक्षर, ध्वनि सबके बारे में अलग अलग करके बताया था, उसे ही मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताना चाहूंगा। का किससे मिलकर बना है? तो इसमें अ की ध्वनि है, इसीलिए ये क्या है, व्यंजन कंप्लीट होने में किसकी ध्वनि निकल रही है? स्वर की। इसीलिए व्यंजन की जो परिभाषा होती है क्या होती है कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता, यानी किसी वर्ण को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं व्यंजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी में। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नंबर 1 है इसका भेद। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें वो पूछा जाता है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, व्यंजन के भेदों के बारे में पढ़ेंगे तो नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 पर पढ़ेंगे हम अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम ऊष्मीय व्यंजन, और नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं उनके कितने भेद होते हैं। तो आप जान लीजिए, वर्णमाला में जो व्यंजन के भेद होते हैं वो होते हैं 4 में नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरे में अंतस्थ व्यंजन, तीसरे में ऊष्मीय व्यंजन, चौथे में आपके संयुक्त व्यंजन। अब इसमें कभी संख्या पूछी जाती है कि ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो हम बारी बारी से इन सब चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन सीधा सीधा भी जाने तो स्पर्श व्यंजन उनकी संख्या होती है आपकी 25। अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके 4 होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं वो भी आपके 4 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन होते हैं वो भी आपके 4 होते हैं। इसीलिए जो आपकी जो टोटल जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी दिखाई गई है यहाँ पर? 33। पढ़ा होगा आपने। कुछ बोलते हैं कि 33 क्यों है फिर ये, और यहाँ पर तो हम जोड़ के बना रहे हैं तो कितने बन रहे हैं? 12, 25, 37। समझ में आ रहा होगा साफ साफ। यहाँ पर वैसे व्यंजनों की संख्या को बताया गया कितनी? 33। मैंने लिख दिया यहाँ पर। मैंने शुरुआत में जो आपको वीडियो बनाई थी उसमें बताया था बिल्कुल कि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो आपके 33 होते हैं।
लेकिन जब हम यहाँ पर इसको खोल रहे हैं तो हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी बन रही है? 37। इसका मतलब इसमें कितने बढ़ रहे हैं? 4 बढ़ रहे हैं। साफ हो रहा है? तो आपका जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, यानी इनमें से ही कोई व्यंजन होता है जो इस व्यंजनों का निर्माण करता है। इसीलिए हमारी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा होगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, और वैसे टोटल जो व्यंजनों की संख्या होती है वो यहाँ पर 37 हो जाती है हमारी। ठीक है, इसके बाद में भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम खोलकर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें जो पार्ट 1 है इसका स्पर्श व्यंजन, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, पहला पार्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन। इसमें हम पहले ही बता चुके हैं संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और कहां से शुरू होती है? क, ख, ग, घ और य। च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ और ड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म। यहां तक आपकी समझ में आ रहे होंगे ये सभी वर्ड, और सभी ने पहले पढ़े भी हैं क्लियर करके। तो हम यहाँ पर केवल इनको जानेंगे कौन कौन से कितने कितने होते हैं और इनको किन किन नामों से जाना जाता है। यहीं तक पढ़े हैं केवल। चलो पूर्ण रूप से एक साथ खोल देंगे तो समझ में एकदम जल्दी आएगा नहीं। तो हमारा टारगेट है कि हर टॉपिक के हर शब्द को आपको आराम से और आसानी से बताया जा सके। देखिए, जहां पर मैंने आपको बिल्कुल खोल दिया, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 इंटू 5 करते हैं तो आपका कितने हो जाएंगे? 25। एकदम साफ दिख रहा है। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 25। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बदल दिया जाता है तो यहाँ पर एक नाम और आता है इनका, है ना? ये कितने वर्ग हैं? ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। साफ दिख रहा है? इसी इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्ग होते हैं 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग होने के कारण इसको एक नाम और दिया गया है, वो होता है वर्गीय व्यंजन। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको दूसरा नाम भी साफ दिख रहा है कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दोनों में से कोई भी पूछा जाता है वो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वर्गीय व्यंजन पूछे तो भी 25 होते हैं और स्पर्श व्यंजन पूछे तब भी 25 होते हैं आपके। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? क्या नाम? स्पर्श और संघर्षी। जी, आपको क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को भी हम अच्छी तरह से जान लें। इसमें पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसमें कौन से होते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। एकदम साफ समझ में रहा हो। च, छ, ज और झ। तो ये पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या है? तो संघर्षी, संघर्षी या कह सकते हैं कि जिसमें संघर्ष, संघर्ष होता है तो झगड़ा होता है। झगड़े का मतलब होता है गर्मी। मतलब साफ है कि जिन वर्डों को बोलने में घर्षण, थोड़ा सा घर्षण लगे, हमारे मुंह के अंदर गर्म हवा वायु बाहर निकले, वो होते हैं संघर्षी व्यंजन। जैसे च, छ, ज और झ, ये 4 वर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? संघर्ष, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अब ये लास्ट के 5 वर्ड होते हैं, ये होते हैं आपके नासिक्य। क्या होते हैं? नासिक्य। क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें नाक के स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। कहीं कहीं इनको अनुस्वार और नासिकी बोला जाता है, लेकिन मेन जो नाम होता है वो होता है इनका नासिक्य। तो हम आराम से इन्हें पढ़ेंगे। जो 5 वर्ड होते हैं वो नासिक होते हैं। ये च व च से और झक धक का होता है, ये आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। अब पूछा जाता है वर्गीय व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं? वर्गीय व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं?
5 वर्ग होते हैं टोटल के, 5 वर्ग होते हैं टोटल। पूछा जाता है वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है, वो होती है आपकी 25। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे होंगे। पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो भी 25 होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वो 4 होते हैं आपके, च, छ, ज और झ। नासिक के व्यंजन वो 5 होते हैं। कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो नासिक होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके दूसरे भाग के बारे में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके में। चलिए, देखिए अब दूसरा पार्ट है इसका। पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपके अंतस्थ व्यंजन। मैं पहले ही लिखा चुका था इसमें आपको अंत और स्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 4 होती है, जिसमें आपका य, र, ल और व, ये चारों होते हैं। अब इनकी थोड़ी खासियत कुछ ज्यादा है। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर से, अंदर का जो स्थ होता है वहां से निकलते हैं। जैसे कि हम किसी वर्ड को बोलने के लिए जैसे हमका केवल गले का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अंतस्थ जी यर लव का प्रयोग होता है तो इसे बोलने के लिए हमें पेट की आवश्यकता होती है। पेट के अंदर से धमक निकलती है ना, हाँ वही होता है, उसी में से निकलता है आवाज, तभी आपको इसकी आवाज सुनाई देती है। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। इनको अलग अलग नामों से नहीं आता है, इनको अलग अलग नामों से और जाना जाता है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। देखिए य, र, ल और व, ये चारों कौन से होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं चारों। इसमें एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि र क्या है, तो र को एक नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम होता है लुंठित। क्या होता है, लुंठित व्यंजन। क्यों, क्योंकि जब इस र को हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो लुढ़कती है, टेढ़ी हो जाती है। अपने जो पथ होता है हमारा, जहां से जीभ निकल रही होती है वहां पर टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, वहां हो जाता है लुंठित व्यंजन। ल, ल को आपका बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है कि ल को बोलते समय हमारी जो जीभ होती है उसमें से जो हवा है वो हमारी जीभ के बिल्कुल जड़ों में से बिल्कुल पीछे से निकल जाती है। पार्श्विक यानी पीछे वाले हिस्से से, इसीलिए पार्श्विक बोला जाता है। अब आता है य और व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो य और व क्या होते हैं, आपके अर्ध स्वर होते हैं। या व को पढ़ने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो कभी कभी हम स्वर साफ दिख रहा है इसीलिए हम क्या चले जाते हैं, स्वरों में चले जाते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, है ना, वो नहीं होते हैं। कभी भी ध्यान से रख लीजिए, या और व ये जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अर्ध स्वर होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन होता है कि जब हम संस्कृत की वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें माहेश्वर सूत्र दिया हुआ होता है। तो माहेश्वर सूत्र में से जैसे ही व्यंजन समाप्त होते हैं, सॉरी जैसे ही स्वर समाप्त होते हैं, स्वरों के जस्ट बाद में क ख ग न आकर के हयवरट आता है। जैसे अ ए ऊण रील र क ए अंग ए ओ च, खत्म होने के बाद में जो हमारा जो 5वां सूत्र होता है वो होता है हयवरट, यानी ह य व र और ट। तो या और जो वा होता है वो क्या होते हैं, यानी स्वरों के जस्ट बाद जिस सूत्र का निर्माण हुआ है, जिस सूत्र का उत्पाद हुआ है वो होता है अवरट। इसमें तो जो या और वा होते हैं वो क्या होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए स्वरों से भी कम समय की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं, र को लुंठित वर्ण कहा जाता है, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, उतार लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम जितनी भी वर्णमाला में जो व्यंजन है उन सबके सभी पाठों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा इसमें जो तीसरा पार्ट है इसका, वो है आपका थर्ड पार्ट। इसमें होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी कह सकते हैं इन्हें, एक नाम और दिया जाता है ऊष्मीय व्यंजन। तो इसमें से दोनों में से कोई भी नाम यदि आता है तो हम इसे
टूट कर लेंगे। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। स्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25 होती है, उसके बाद में इन सभी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये कौन से होते हैं? स, श और ह। चारों को हम बारीकी से हम पढ़ रहे हैं, स और ह। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो केवल यही आता है कि जो ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन सा है, या फिर ये आता है कि ऊष्मी व्यंजन कौन से हैं और कितने होते हैं। तो ऊष्मी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? एकदम टोटल 4 होती है। देखिए ऊष्मी व्यंजनों की संख्या है वो एकदम 4 होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें केवल एक ही वर्ड है, कौन सा वर्ड है जिसे हमें अलग करना है, उसे अलग नाम से जाना जाता है, वो होता है ह। ह को एक अलग नाम से जाना जाता है, वो होता है काकलेवर्ड। इसे आप रट लीजिए और समझ लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ना। जितने भी रेलवे, एसएससी और आपके जितने भी जीडी है, कांस्टेबल है, उन सब में पूछा जाने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ क्या है? काकलेवर्ड। हाँ का मतलब होता है, इसको बोलने के लिए जो हमारी नाभि होती है पेट में, आपने देखा होगा, इसे बोलने के लिए नाभि तक का जोर लग जाता है। जब तक हम इसमें पूरा वर्ड पूरी ताकत नहीं लगाएंगे तब तक इसका हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो जो ह होता है वो कहाँ से उच्चारित होता है? पेट से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? काकल्यवर्ड कहा जाता है। ठीक है। इसमें संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्मी व्यंजन भी 4 होते हैं, दोनों का एक ही नाम है। संघर्षी में पहले ही बता चुका हूँ, या ऊष्मी वो होते हैं जिन्हें बोलने के लिए घर्षण करना पड़ता है, यानी जिन्हें बोलते समय हमारे मुंह से क्या जो वायु है वो गर्म निकलती है बाहर। क्यों? क्योंकि घर्षण होगा तो हमेशा जैसे हम हाथों को हाथों से रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, वैसे ही इनको बोलते समय जैसे श श और ह, इसको बोलने के लिए क्या है कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमारे मुंह में जो चारों वर्ड है वो ऊष्मा से निकलते हैं और गर्म होकर के निकलते हैं, इसलिए इसे ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है। अगला पार्ट है हमारा इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है हमारा, उसे हम पढ़ेंगे, वो होता है आपका संयुक्त व्यंजन। हम 4 वाली कहानी को खत्म नहीं करेंगे, फिर भी 4 ही रखेंगे। समझ में आ रहा होगा आपकी में? स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्मी व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होते हैं। इन चारों को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा होगा आपने छ, त्र, ज्ञ और स्र। समझ में आ गया होगा अपने में, ये चारों वर्ड आपने पहले ही पढ़ चुका होगा। छत्रज्ञ। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। इन चारों को आप याद रख लें, कोई पूछा जा सकता है, कोई भी ऑप्शन रख सकता है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन वो रख देगा। उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अगला होगा कि उसमें व्यंजन कितने होते हैं, सॉरी संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। वो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं संख्या में। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन एक और भी पूछ लिया जाता है कि किससे मिलकर बना होता है, ये हमें जानना बहुत अति आवश्यक है। छ की जो हम थोड़ा सा जैसे कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि ये किससे मिलकर बना है, तो हमारे ध्यान में कुछ चीजें उतर जाती हैं, ध्यान से क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं कि क्या है। तो हम कुछ चीजों को इसमें इंग्लिश से भी लगा सकते हैं, जैसे कि छ को इंग्लिश में किससे बनाया जाता है? के, एस और एच। तो यहां पर हम क लिखेंगे क प्लस स। समझ में आ रहा होगा आपकी में? लेकिन इसमें क के बाद ए नहीं लगा, इसीलिए हम इसे हलंत कर देंगे। हलंत का मतलब होता है इसका आधा वर्ण। समझ में आ रहा है? क प्लस स मिल करके क्या बनाते हैं? छ। अब त्र में तो साफ लग रहा है त प्लस र, क्योंकि अगर त्र की स्पेलिंग बनाएंगे तो क्या बनती है? टी और आर। तो त आधा है, साफ है, और र हमारा पूरा है। अगला ज्ञ बनता है ज प्लस य से, और यहाँ पर ज है वही और हलंत होगी आपकी। अगला स्र, स प्लस र, ये भी आपका हलंत में रहेगा। अब इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है कि जब आपको पहचानने की आवश्यकता है तो इसे पहचानेंगे कैसे, कभी भूल जाते हैं हम कैसे क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जब इसको खोल के दिखाया जा रहा है तो पहला वाला वर्ड है वो हलंत कौन सा है, यानी आधा कौन सा है। पहले हम 3-4 ऑप्शनों में से उन ऑप्शनों को ढूंढेंगे जिसमें केवल पहले वाले शब्द के सामने हलंत लगा हो। अधिकतर उसमें क्या करता है, दोनों में हलंत लगा देगा,
या पीछे वाले में हलंत लगा दे, आगे वाले में लगा, तो हम तो पहले आगे वाले के हलंत को देखेंगे, जिसमें आगे वाला हलंत लगा है उसे कैच कर लेंगे। उसके बाद में जैसे ही अगले वाले पार्ट को लेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे इस तरह का साफ और र दिख रहा है, ज का य, स का र, स का कंफ्यूजन होता है, तो इसे हम पहले ही क्लियर कर लें। स और स के कंफ्यूजन में पहले वाले में जो सीटी जो के एस एच बनता है वो आपका षटकोण वाला स बनता है, और श्री में हमेशा सीटी वाला। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जब इसे जब हम उच्चारित कर रहे हैं स्र, मतलब सीटी जैसी आवाज निकल रही है तो समझ लीजिए सीटी वाला सा बनेगा, और षटकोण वाला सा हम पीछे लगा रहे हैं ऐसा, इसके लिए इसे यहाँ पर षटकोण वाला सा बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि संयुक्त व्यंजनों में पहचान वाला है, तो चारों से आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है तो केवल यही बनता है कि जो छ है वो किससे मिलकर बना है, क स से मिलकर बना है, क र से मिलकर बना है, क स से मिलकर बना है। हलंत लगा सकता है दोनों, कुछ भी टॉपिक देख सकता है वो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले हलंत को ढूंढना है, दूसरे वाले से जोड़ना है और कर देना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और रह जाती है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि वो कई बार पूछी गई है। यहाँ तक अपने व्यंजनों के चारों प्रकार पढ़ लिए हैं। इसमें एक चीज और रह जाती है, इसको आजकल अधिकतर पूछा जा रहा है। इसे भागा में नहीं रखा गया, लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत इसको पूर्ण स्थान दिया गया है। देखिए, एक होते हैं आपके ढ और ढ, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इसे क्या कर चुके हैं, इसे पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर आ गया है कि इनके नीचे क्या बिंदी रख दी गई है, और जैसे ही बिंदी रख दी गई है तो इनको एक अलग नाम से दिया गया है। ये डबल प्रयोग हुए हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, द्विगुण। यानी कि क्या कर रहे हैं, ये 2 गुण उत्पन्न कर रहे हैं। पहले भी ड का प्रयोग हो रहा है, बाद में भी ड का प्रयोग हो रहा है, इसे द्विगुण व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है ना, इसे एक नाम और दिया गया है, उसे भी हम पढ़ेंगे अभी। द्विगुण व्यंजन के बाद में इनको एक नाम से वजन आता है, उसे कहते हैं उत्क्षिप व्यंजन, उत्क्षिप, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो छिप गया है, पीछे है, क्योंकि इनका प्रयोग हो भी जाता है और नहीं भी होता है। इसे थोड़ा और पढ़ लें हम 2 मिनट। जैसे कि आपने देखा होगा कि ढ और ढ है, इसको प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है, इसे भी जान लें, क्योंकि कभी कभी उत्क्षिप होता है। ठीक है, देखिए ढ और ढ का प्रयोग कहाँ होता है ये भी जान लें। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक तो ड और ढ होता है, और एक होता है ढ और ढ। इन दोनों में केवल एक ही अंतर होता है कि जब वर्ण यहां से शुरू होगा, यानी इस वर्ड से शुरू होगा कोई भी शब्द, तो प्रयोग होगा इनका, जैसे कि ड, म और रू, तो यहाँ पर बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये ड मध्य में या अंत में आता है तो इसी का प्रयोग होता है, जैसे कि रगड़ कर, रगड़ और कर, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर बिंदी का प्रयोग होगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर ढक्कन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर इसी का प्रयोग होगा, लेकिन जैसे ही लुढ़क कर प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर ये बिंदी प्रयोग कर ली जाती। जैसे ही ये कहीं पर भी आए, चाहे तो ये मध्य में आए या लास्ट में आए, अगर पहले प्रयोग की जाएगी तो समझ लीजिए ये प्रयोग होगा जो वर्णमाला के अंतर्गत ये व्यंजन पाया जाता है। तो लेकिन जैसे ही द्विगुण व्यंजन का प्रयोग या उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया जाना है, देखिए यहाँ पर ड और ढ, इसका प्रयोग गंभीर रूप से आप समझ चुके हैं कि कहाँ पर किसका प्रयोग होता है। कभी कभी जब शुद्ध वर्ण पूछने के लिए आता है, शुद्ध वर्ड पूछ ले, शब्द पूछ ले, या शुद्ध वाक्य पूछ ले, शुद्ध वाक्य या शुद्ध वर्ड पूछता है, तो वहाँ पर हम आपको इसी तरह से हम क्लियर कर पाते हैं, उससे पहले हम कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी बिंदी का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, इन चीज़ों का प्रयोग भी मैं सिखाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इसमें जब प्रयोग की जाती हैं। इसमें एक पॉइंट और रहेगा, उसे भी थोड़ा क्लियर कर लें हम। इसमें एक टॉपिक और है आपका, वो होता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वो होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, यानी दूसरी भाषा से प्रयोग किए गए हैं। कई सारे होते हैं, लेकिन अधिकतर हम 4-5 वर्डों को पढ़ेंगे। एक तो न, एक ज, र, ल, स, यानी नजर लस, 5 वर्डों को पढ़ लेंगे। प भी होता है आपका, प भी होता है आपका, लेकिन इनकी पहचान कैसे की जाएगी, ये बस सबसे बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, पहचान कैसे करेंगे,
तो ये तो मैंने आपको लिख दिए, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। खा भी होता है आपका, ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में साफ आ रहा होगा। लेकिन ये पहचान कैसे जाएंगे, देखिए जब ये वर्ड आते हैं कहीं पर, ये वर्ड जब कहीं पर आते हैं तो इनके नीचे क्या होता है, एक हल्की हल्की बिंदी लिखी होती है। जहाँ पर ये बिंदियां लिखी हुई हैं समझ लीजिए ये कौन से हैं, आगत व्यंजन है, यानी दूसरी भाषा से प्रयोग किए जाने वाले व्यंजन है। जैसे पूछे आगत स्वर, मैंने बताया था आपको, वो अ था, डॉक्टर या हॉस्पिटल में प्रयोग किया जाता है। वैसे ही आगत व्यंजन है जो विदेशी लैंग्वेज में प्रयोग किए गए। जैसे कि आपने जैसे कि देखा होगा कई जगहों पर, जैसे कि फिरोजाबाद हम लिखते हैं, अगर फिरोजाबाद की बात करेंगे तो इसकी जो स्पेलिंग बनती है FIROZABAD, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ज यानी जे की जगह और FPH की जगह, दोनों की जगह बदल दी गई है। साफ दिख रहा है, जब इन दोनों की जगह बदल दी गई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें। तो इसीलिए इनको क्या कर दिया, इसके नीचे ही बिंदी आएगी और इसके नीचे ही बिंदी आएगी, तब ये फिरोजाबाद होगा शुद्ध रूप में। तब एफ का पीएच, सॉरी पीएच का एफ हो जाएगा और ज का जेड हो जाएगा। जैसे जहीर लिखा जाता है, हम बोलते हैं जहीर, ZAHEER, जहीर शुद्ध नहीं है, यहाँ पर ये अशुद्ध वर्ड है, अशुद्ध शब्द है। जैसे ही हम इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब ये विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है। ये अरेबिक लैंग्वेज है, यानी जो अरबी भाषा है वहां से लिया गया शब्द है ये। इसीलिए मैं कई सारी भाषाएं इनसे लिए गए हैं, इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। और जहाँ तक आपकी समझ में आ गए होंगे, जो आगत व्यंजन होते हैं वो नजर, लस, पा, फा और ख, जिनके नीचे छोटी छोटी बिंदी लिखी जाती है, वो सब आपके क्या होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं। हमने आपको यहाँ पर वर्णमाला में जितने भी व्यंजन थे उनके भागों के बारे में बताया है। भागों के बाद में भागों के बाद में इन भागों में कौन कौन से वर्ड होते हैं उन सब के बारे में मैंने डिफाइन करके आपको क्लियर करके बता दिया है। इसमें जो कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है द्रोणा ट्यूटर, उस पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको अगला जो वीडियो है मेरा, जो नेक्स्ट वीडियो है, वो आपका जो व्यंजन है उनके बारे में जितने भी, जैसे कि कहाँ से उच्चारण स्थान उनके क्या हैं, सघोष कौन से वर्ड होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसे देखें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। धन्यवाद। सही है सर।